गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम चर्चा कर रहे थे, ये बंद कर देना दरवाजा। हम चर्चा कर रहे थे उदारवाद के बारे में, और जिसके अंतर्गत हमारी चर्चा यहाँ तक हुई उदारवाद का अर्थ क्या है, उदारवाद का उदय विकास किस प्रकार से हुआ। फिर हमने पढ़ा उदारवाद की सामाजिक क्षेत्र की मांग, आर्थिक क्षेत्र की मांग, राजनीतिक क्षेत्र की मांग। फिर हमने पढ़ा उदारवाद की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। राज्य के बारे में, व्यक्ति के बारे में क्या अवधारणा है, समाज के बारे में, वो प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा। फिर उदारवाद के जनक जॉन लॉक, इनका दर्शन क्या है। ये नकारात्मक उदारवाद की बात करते हैं या सकारात्मक, ये बातें पढ़ी हमने। अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों उदारवाद के रूप, उदारवाद के रूप। उदारवाद के रूप की बात करें विद्यार्थियों, तो उदारवाद के दो रूप हैं, सकारात्मक पुराना नकारात्मक है, नकारात्मक शास्त्रीय प्राचीन उदारवाद। एक ही बात, नकारात्मक उदारवाद कहो, शास्त्रीय उदारवाद कहो, प्राचीन उदारवाद कहो, एक ही बात है। दूसरा उदारवाद इनका विपरीत होगा, सकारात्मक आधुनिक समसामयिकी यानी विद्यार्थियों आपको नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो यहाँ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। नकारात्मक उदारवाद नकारात्मक स्वतंत्रता की भांति है, सकारात्मक उदारवाद सकारात्मक स्वतंत्रता की भांति है, कुछ नया नहीं है। क्योंकि नाम उदारवाद शब्द का अर्थ ही स्वतंत्रता ही है विद्यार्थियों, क्योंकि ये लिबर शब्द से बना है और लिबर का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता ही है, और वो भी लिबर्टी, स्वतंत्रता भी किससे बनी है, लिबर्टी शब्द से बनी है, स्वतंत्रता लिबर्टी, ठीक है ना। और ये भी लिबर से बना है, यानी आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर आपका नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद के बारे में ज्यादा समस्या आपको नहीं आएगी। आज हम पहले उदारवाद के बारे में चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों। कौन सा उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद जो हैं ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। राज्य के सीमित हस्तक्षेप का समर्थन करता है, राज्य के सीमित हस्तक्षेप का समर्थन करता है, राज्य को आवश्यक बुराई मानता है, राज्य को आवश्यक
बुराई मानता है, लॉक, स्मिथ, एडम स्मिथ, बेंथम, स्पेंसर, ये सब नकारात्मक उदारवादी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। यह कहता है कि व्यक्ति सब कुछ है, व्यक्ति ने राज्य को बनाया है, इसलिए नकारात्मक मतलब नहीं, राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य को सीमित हस्तक्षेप करना चाहिए, आवश्यक बुराई है। लॉक, स्मिथ, बेंथम, स्पेंसर जैसे लोग इनका समर्थन करते हैं और वे कहते हैं कि राज्य को एक पहरेदारी की भूमिका निभानी चाहिए। जैसे घर पे कोई वॉचमैन रखा जाता है तो वॉचमैन का काम सिर्फ पहरा देना है, वो घर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। ये नहीं कहता भाई आप इतने बजे आओ, वो करो, ये करो, या ये नियम होना चाहिए, ये सिस्टम होना चाहिए। घर के मामलों में वॉचमैन का कोई लेना देना नहीं है, उनका काम सिर्फ पहरेदारी करना है, तो वो पहरेदारी ही करता है। तो ये भी कह रहे हैं कि राज्य जो हैं सिर्फ पहरेदारी का काम करे, बाकी राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों, 17वीं 18वीं सदी का 17वीं 18वीं सदी का उदारवाद। सत्रहवीं 18वीं सदी का उदारवाद कैसा उदारवाद था? नकारात्मक उदारवाद था। ठीक है ना। तो उस समय शुरुआती स्टेप था 17वीं 18वीं सदी में, क्योंकि 16वीं शताब्दी तक तो एक राजशाही, पोपशाही, एक अंधयुग था राजनीति का, मध्य युग। तो ऐसी स्थिति के अंदर शुरुआत में ये नकारात्मक उदारवाद का उदय हुआ। और अगर देखा जाए इनकी विशेषताओं के बारे में, विशेषताएं, पहली विशेषता है व्यक्तिवाद पर अत्यधिक बल। व्यक्तिवाद पर अधिक बल देता है कौन? नकारात्मक उदारवाद। व्यक्तिवाद क्या होता है पहले बताया आपको। व्यक्तिवाद का मतलब होता है विद्यार्थियों, अध्ययन का केंद्र व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, व्यक्ति समझदार है, व्यक्ति ने राज्य बनाया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, व्यक्ति योग्य है तो अपने आप आगे बढ़ेगा, ये विवेकशील है। राज्य क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? राज्य का काम पहरेदारी का। ये होती व्यक्तिवादी अवधारणा। समाजवादी अवधारणा में समाज सब कुछ है, समाज में सब लोग बराबर है, समाज में कोई व्यक्ति उच्च नहीं, कोई निम्न नहीं, सब बराबर होंगे। जो अधिक मेहनत करेगा उनको भी उतना ही मेहनताना मिलेगा, जो कम मेहनत करेगा उतना उसको भी उतना ही मेहनताना मिलेगा। यानी ऐसी अवधारणा जो हो जाए तो उसको हम कहेंगे एक समाजवादी अवधारणा। यानी वहां व्यक्ति केंद्र में नहीं होकर के, अगर व्यक्ति ने ज्यादा पैसा कमा लिया तो उसे छीन लो टैक्स लगा करके, ताकि दूसरे व्यक्ति, जो व्यक्ति भूखा है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। ये कह रहे हैं कि व्यक्तिवाद, व्यक्ति जो मेहनत करेगा वो, राज्य को किसी प्रकार का संरक्षण की नीति नहीं अपनानी चाहिए। यानी अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, समाज हित नहीं व्यक्ति हित होना चाहिए। तो ये व्यक्तिवाद पर अत्यधिक बल देने वाली विचारधारा नकारात्मक उदारवाद है। साथ साथ में मध्यकालीन जो कट्टरता थी, मध्यकालीन धार्मिक कट्टरता का विरोध। मैंने कहा मध्यकाल के अंदर अंधयुग था जहां पोप पादरियों का वर्चस्व था, क्योंकि वही राजा की नियुक्ति करते थे और राजा को पता है कि अगर इनसे पंगा ले लिया तो हमें सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ऐसी स्थिति के अंदर न तो उनसे कोई टैक्स वगैरह लिया जाता, कुछ संपत्तियां थी उनके पास में, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, लोगों के ऊपर धार्मिक कर लगा देते थे। ऐसी धार्मिक कट्टरता का जो है ये उदारवाद क्या करता है? विरोध करता है कि इस प्रकार से धार्मिक कट्टरता नहीं होना चाहिए। मानव व्यक्ति के मूल व व्यक्तियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास, मानव व्यक्तित्व के मूल व
व्यक्तियों के आध्यात्मिक समानता में विश्वास। नंबर 3, आध्यात्मिक समानता। आध्यात्मिक समानता यानी आध्यात्मिक दृष्टि से एक व्यक्ति भी इतना ही पवित्र है जो ईसाई धर्म को मानता है जितना पोप या पादरी पवित्र है, यानी उन्हें भी आध्यात्मिक समानता है। पोप पादरियों को इतनी अकूत धन संपदा के लिए जो अधिकार मिले हैं वो सही नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति को मिलने चाहिए। साथ साथ में मानवीय विवेक में गहरी आस्था। नंबर 4, मानवीय विवेक में गहरी आस्था यानी ये विचारधारा ये मानती है कि मानव एक विवेकशील प्राणी है। मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ प्राणी है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि बाकी प्राणियों में विवेक नहीं है और मानव में विवेक निहित है। इसलिए राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास। व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास। स्वतंत्र इच्छा में विश्वास यानी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए, ठीक है ना। जो विल है वो उसमें फ्रीडम और लिबर्टी होनी चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास, जैसे नकारात्मक स्वतंत्रता में भी हमने पढ़ा, ठीक है ना। सिजविक ने कहा व्यक्ति को खुला छोड़ दो, जो उसकी मर्जी है उसको करने दो। व्यक्ति विवेकशील है, वो कोई गलत काम नहीं करेगा, अपने हित को देखते हुए काम करेगा। इसलिए राज्य को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी एक स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करते हैं कि व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते रहना चाहिए। और साथ साथ में प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन। प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन यानी ये लोग कहते हैं कि ये अधिकार प्रकृति ने दिए। अधिकार किसने दिए हैं? प्रकृति ने दिए हैं, कोई राज्य ने व्यक्ति को अधिकार नहीं दिए। इसलिए अगर छीनने का अधिकार भी है किसी को तो वो किसको है? प्रकृति को है। राज्य को ये अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को अधिकार किसने दिए हैं? प्रकृति ने दिए, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है ना। जैसे हमारा विवेक है, अब इस विवेक क्या है? हमारा प्राकृतिक नेचुरली है। अब इसमें किसी विवेक को कम या ज्यादा किया तो नहीं जा सकता, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसका विवेक थोड़ा कम चल रहा है, थोड़ा और इसमें दूसरे का विवेक ऐड कर लो ताकि इसका विवेक बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो यानी ये प्राकृतिक जो है ये गॉड गिफ्टेड होता है। तो ये हमारे अधिकार भी नेचुरल है। जैसे कि उदारवाद के जनक लॉक ने LLP, L का मतलब लाइफ, जीवन, L का मतलब लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, P का मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति, के अधिकार को लॉक ने कैसे अधिकार माना? प्राकृतिक अधिकार माना। प्राकृतिक अधिकार माना।
ठीक है, तो ये बात है विद्यार्थियों प्राकृतिक अधिकारों के समर्थन की। तो ये नकारात्मक उदारवादी जो हैं विद्यार्थियों किसका समर्थन करते हैं? प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं। तो सीधी बात है, अब इसको याद या रटने की कोई जरूरत नहीं। जो हमने अर्थ में बातें पढ़ी वही बात है कि व्यक्तिवाद पर अधिक बल देता है। मध्यकाल में जो धार्मिक कट्टरता थी, क्योंकि ये धार्मिक कट्टरता, राजशाही, पोपशाही, इनके विरोध स्वरूप ही तो ये नकारात्मक उदारवाद का उदय हुआ। आधुनिक उदारवाद का उदय तो विद्यार्थियों मार्क्सवाद के विरोध स्वरूप हुआ, लेकिन इनका उदय जो हमने पढ़ा, ये नकारात्मक उदारवाद का जो उदय हैं वो राजशाही और पोपशाही के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। तो ये व्यक्तिवाद पर, यानी व्यक्तिवाद का मतलब केंद्र के अंदर व्यक्ति, और मध्यकालीन धार्मिक कट्टरता का इन्होंने विरोध किया। मानव व्यक्तित्व में आध्यात्मिक समानता की बात की, और साथ साथ में अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो मानवीय विवेक में गहरी आस्था है, और व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास, और प्राकृतिक अधिकारों का जो है समर्थन किया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों LLP यानी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को विद्यार्थियों लॉक ने जो है क्या माना था? प्राकृतिक अधिकार माना था। अगर बात की जाए विद्यार्थियों ये नकारात्मक उदारवाद की विशेषता है, अब इनकी कमियां क्या है, क्या आलोचनाएं हम कर सकते हैं? अब इनकी आलोचनाएं किसकी? नकारात्मक उदारवाद की आलोचना। आलोचना की बात की जाए विद्यार्थियों तो इतना खुलापन भी ठीक नहीं है, इतनी स्वतंत्रता भी सही नहीं है, क्योंकि इतने लोग स्वतंत्र थे प्राकृतिक अवस्था में, तभी तो राज्य की आवश्यकता महसूस हुई अराजकता से छुटकारा पाने के लिए। अगर वापस व्यक्ति को इतना खुला छोड़ देंगे तो वापस वही जहां से यात्रा शुरू की वहीं पहुंच जाएंगे वापस। ऐसी स्थिति के अंदर विद्यार्थियों लोगों का मानना है कि सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद का अत्यधिक खुलापन नैतिकता के विरुद्ध है। सामाजिक क्षेत्र में अत्यधिक खुलापन नैतिकता के विरुद्ध है, नैतिकता के विरुद्ध है। समाज में आप इतनी खुली छूट दोगे तो वापस वही जंगल राज स्थापित हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी सामाजिक क्षेत्र में ये जो इतना खुलापन जो है विद्यार्थियों वो ठीक नहीं है, क्योंकि समाज के अंदर अगर इतना खुलापन, व्यक्ति को इतनी खुली छूट दी गई तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और कई विकास दुबे उभर करके सामने आएंगे जो गुंडा राज स्थापित कर देंगे। तो इसलिए सामाजिक क्षेत्र में अत्यधिक खुलापन जो है वो विद्यार्थियों किसके विरुद्ध है? नैतिकता के विरुद्ध है। साथ साथ में सीमित राज्य जन कल्याण विरोधी अवधारणा है। सीमित राज्य की अवधारणा, सीमित राज्य जन कल्याण विरोधी अवधारणा है। जन कल्याण विरोधी अवधारणा है। कैसे? जब सीमित राज्य में क्या होता है कि राज्य कम से कम हस्तक्षेप करता है। जब राज्य व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप करेगा ही नहीं, राज्य को आप बहुत कम अधिकार देंगे, ऐसी स्थिति के अंदर जन कल्याण के कार्य नहीं हो पाएंगे। जनता के हितों के लिए जो कार्य राज्य करता है वो लोक कल्याणकारी कार्य, वेलफेयर स्टेट की बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि सीमित राज्य जो है सिर्फ पहरेदारी का काम करेगा तो उनकी भूमिका सीमित हो जाएगी। इसलिए वो जो गरीब लोग हैं, वो जो समाज में हाशिए पर खड़े हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जिनके पास में पैसा है या पूंजीपति है वो तो आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें खुली छूट होगी।
लेकिन जो हाशिए पर खड़े लोग हैं वो हमेशा हमेशा के लिए पीछे हो जाएंगे। तो सीमित राज्य जो है विद्यार्थियों, ये अवधारणा जन कल्याण विरोधी अवधारणा है, ठीक नहीं है। साथ साथ में उदारवाद का आर्थिक समाजवाद पूंजीवाद वर्ग का ध्यान रखता है। उदारवाद का आर्थिक समाज, उदारवाद का आर्थिक समाज पूंजीवाद का ध्यान रखता है। आर्थिक क्षेत्र की मांग जैसे आपने पढ़ी, आर्थिक क्षेत्र के अंदर भी आपने यही पढ़ा कि भाई समझौता आधारित पूंजीवाद होना चाहिए। जब उदारवाद के अंदर आप एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हो जिसमें किसका वर्चस्व होगा, पूंजीवादियों का वर्चस्व होगा, क्योंकि पैसे के पास में पैसा आता है। आप इतनी खुली छूट दोगे तो पूंजीवादी जिनके पास में अत्यधिक पैसा है वो तो और पैसा कमा लेगा और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह स्थापित कर लेगा, लेकिन जो वास्तव में उत्पादन कर रहे हैं मजदूर लोग हैं उनके अधिकार मारे जाएंगे, उनके हितों का शोषण होगा। इसलिए ये बात सही नहीं है। साथ साथ में सांस्कृतिक क्षेत्र में नकारात्मक उदारवाद, सांस्कृतिक क्षेत्र में सांस्कृतिक क्षेत्र में नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है। महत्वाकांक्षी बनाता है। जो सामाजिक हितों के विपरीत है, जो सामाजिक हितों के विपरीत है। अगर कल्चरल एरियाज की बात करें तो ये जो नकारात्मक उदार है व्यक्ति को क्या बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है। बस जब व्यक्ति महत्वाकांक्षी बन जाएगा ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी संस्कृति का कोई मतलब नहीं, अपनी संस्कृति से इतना लगाव नहीं होगा, क्योंकि उन इतना खुलापन मिलेगा उनको किस में ज्यादा लाभ हो रहा है वो अपना लाभ देखेगा, ठीक है ना। अपनी सांस्कृतिक या अपने सांस्कृतिक विरासत के हितों के बारे में उनकी सोचने की फुर्सत नहीं होगी। वो सोचेगा किसके हितों में, वो सोचेगा सिर्फ और सिर्फ अपने हित के बारे में। इसलिए ये नकारात्मक उदारवाद जो है विद्यार्थियों इस प्रकार से देखा जाए तो ठीक नहीं है। अब बात की जाए आधुनिक उदारवाद की, ये हुआ हमारा नकारात्मक उदारवाद। जैसे हमने पढ़ा नकारात्मक स्वतंत्रता, उसी बात ही है। अब है सकारात्मक आधुनिक उदारवाद। सकारात्मक आधुनिक समसामयिक सकारात्मक आधुनिक समसामयिक उदारवाद की बात की जाए विद्यार्थियों तो ये कहते हैं कि राज्य को आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की बात है, ये राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्वीकार करते हैं। ये अवधारणा राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को
स्वीकार करते हैं। मतलब राज्य लोक कल्याणकारी होना चाहिए। अगर लोक कल्याणकारी राज्य, अगर हमें जरूरत है लोगों के कल्याण के लिए राज्य की, तो राज्य को सीमित हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बिना राज्य लोक कल्याणकारी नहीं हो सकता। सुधारवादी, शांतिपूर्ण और सामाजिक परिवर्तन में विश्वास। सुधारवादी, शांतिपूर्ण, सामाजिक सुधार में विश्वास। सामाजिक सुधार में विश्वास किसका? इस अवधारणा का कि हाँ सुधार होना चाहिए, लेकिन वो सुधार कैसे होना चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं विद्रोह कर डालो, तख्ता पलट कर डालो, सब संपत्ति जो है अपनी पूंजीपति से हड़प लो, आप अपने फैक्ट्रियों के मालिक बन जाओ, अपने मालिकों के खिलाफ विद्रोह कर डालो, जिस प्रकार से मार्क्स ने जो आह्वान किया था। ऐसी अवधारणा नहीं है। यानी सुधारवादी, शांतिपूर्ण और सामाजिक सुधार में ये लोग जो हैं विश्वास करते हैं। अगर बात की जाए विद्यार्थियों इसी के अंतर्गत स्पेंसर ने जो बात बताई, पहले उदारवाद का काम राजाओं की शक्तियों को सीमित करना है, भविष्य में व्यवस्थापिका की शक्तियों को सीमित करना होगा। स्पेंसर ने कहा पहले उदारवाद का काम राजाओं की शक्तियों को सीमित करना था, राजाओं की शक्तियों को सीमित करना था। भविष्य में उदारवाद का काम व्यवस्थापिका की शक्तियों को सीमित करना होगा। यानी जो उदारवाद का उदय हुआ वो राजशाही और पोपशाही के विरोध, वो राजा निरंकुश हो गए थे, तो राजाओं की शक्तियों को सीमित करना पहले उदारवाद का उद्देश्य हुआ करता था। लेकिन आधुनिक उदारवाद में जब व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका स्थापित हो जाएगी, लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, तो कहीं कहीं ऐसा होगा जहां व्यवस्थापिका अपनी मनमर्जी करेगी। कानून बनाने वाली संस्था जैसे चीन के अंदर है, उत्तरी कोरिया के अंदर है, कानून बनाने वाली संस्था जो है व्यवस्थापिका, इसके आगे किसी की चलने वाली नहीं है, वो राष्ट्रपति तानाशाह बन जाता है। यानी व्यवस्थापिका की शक्तियों पर सीमित करने या अंकुश लगाने का काम भविष्य में किसको करना पड़ेगा? उदारवाद को करना पड़ेगा। ये बात स्पेंसर ने कही। अगर आधुनिक उदारवाद की विशेषताओं की बात करें तो यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना व सामूहिक हित की बात करता है। विशेषताएं, लोक कल्याणकारी राज्य व सामूहिक हित की बात, सामूहिक हित की बात करता है। कौन? ये सकारात्मक अवधारणा, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, साथ साथ में व्यक्ति हित की जगह सामूहिक हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये व्यक्ति के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता देकर सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं। व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता देकर सर्वांगीण विकास की बात, सर्वांगीण
विकास की बात। इसके अंतर्गत अगर बात हो रही है तो सर्वांगीण विकास की हो रही है कि व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता दो, ठीक है ना, ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। और इस प्रकार से सामूहिक हित होगा तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। व्यक्ति को अगर अकेला छोड़ दिया जाएगा तो वो अपना चहुमुखी विकास नहीं कर सकता। साथ साथ में सभी व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकार, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल। सभी व्यक्तियों को समान अवसर, सभी व्यक्तियों को समान अवसर, सामूहिक हितों की पूर्ति, अधिकारों पर बल, अधिकारों पर बल। यानी ये सामूहिकता की बात करता है, जैसे समाजवाद करता है, समान अवसर मिले लोगों को, सामूहिक हितों, सभी को समान अधिकार मिले। इस बातों पे बल देने लगा है, क्योंकि सर्वांगीण विकास में सभी का भला होगा तो व्यक्ति का भला उसमें निहित है। इस प्रकार से जनता का विकास था वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में विश्वास। जनता का विकास वह वैज्ञानिक धारणा में विश्वास। अब इनकी थिंकिंग जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होने लगी और ये कह रहे हैं कि जनता का विकास हो। अब जनता का विकास तब होगा जब सामूहिकता का हित होगा और वैज्ञानिक धारणा में विश्वास, वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में विश्वास, वैज्ञानिक दृष्टि से प्रगति हो लोगों की। अब वैज्ञानिक दृष्टि से प्रगति कब होगी? जब सामूहिकता का विकास होगा। इस दृष्टि से अगर देखा जाए विद्यार्थियों, तो ये जो अवधारणा है ये एक क्रांतिकारी तरीके से, किस तरीके से? समाज में क्रांतिकारी तरीके से, समाज में क्रांतिकारी तरीकों में विश्वास। समाज में सिर्फ परिवर्तन जो है एक व्यक्तिवाद तरीके से नहीं हो सकता, क्रांतिकारी तरीकों में भी हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो इन सभी शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक सुधार हो, साथ साथ में क्रांतिपूर्ण तरीकों पर भी हमें विश्वास करना पड़ेगा। तो इन सभी बातों की बात की जाए विद्यार्थियों, और साथ साथ में अगर ये देखा जाए तो अल्पसंख्यकों के हितों की बात, अल्पसंख्यकों के हितों की बात, वह आधुनिक उदारवाद की बात। आधुनिक उदारवाद व्यवस्था के अंतर्गत, आधुनिक उदारवाद में बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था में विश्वास, यानी अल्पसंख्यकों के हितों की बात। अब क्या है कि जैसे नकारात्मक की बात की जाए तो उसमें अल्पसंख्यकों की बात नहीं है, उसमें व्यक्ति की बात है। अब व्यक्ति का हित होगा, उसको सर्व प्राथमिकता दी गई है। अल्पसंख्यकों को छोड़ो, व्यक्ति का हित होना चाहिए। यहां पर यह बात है कि अगर
अल्पसंख्यक यानी कोई एक व्यक्ति पीछे रह जाता है तो उसके हितों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, यानी पूरे समाज का हित होना चाहिए। और बाजार व्यवस्था में विश्वास, ठीक है ना, बाजार व्यवस्था हो और उसके अंतर्गत सभी लोगों का हित निहित होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर विद्यार्थियों देखा जाए तो ये जो हैं पूंजीवादी व्यवस्था को थोड़ा क्या बनाता है, लचीला बनाता है। तो इस प्रकार से सिर्फ एक व्यक्तिवाद आधारित पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, पूंजीवाद को इसमें क्या बनाने की कोशिश की गई है, लचीला बनाने की कोशिश की गई है। तो ये था विद्यार्थियों हमारा सकारात्मक उदारवाद। अब इसमें सकारात्मक उदारवाद में क्या कमियां हैं इसके बारे में चर्चा जो है हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।